नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कल जिस वक्त आप दो टूक देख रहे थे तो दो टूक के ठीक कार्यक्रम के बीच में एक बड़ी खबर आई थी और वह बड़ी खबर यह थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत हुई। हालांकि इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच कई दफा बातचीत हुई थी टेलीफोन पर, लेकिन उस टेलीफोन की बातचीत में क्या कुछ निकल कर आएगा इसको लेकर अटकलबाजियां चल रही थी। लेकिन देर रात करीब 11 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट करा उससे यह बात साफ हो गई कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है और ये जो टैरिफ वॉर चल रही थी भारत और अमेरिका के बीच, आखिर उस पर विराम लग गया। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करा और उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और उसके बाद पूरे देश में हर्ष का माहौल था, खास करके उन सेक्टर्स में जो सेक्टर्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2025 में भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और अगस्त 2025 में उस 25% में और 25% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद से लगातार भारत और अमेरिका के बीच तनाव था, दोनों देशों के बीच टैरिफ की जंग चल रही थी और उसको लेकर तमाम तरह के आकलन अटकलबाजियां चल रही थी कि इससे भारत को यह नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने पूरे धीरज और धैर्य के साथ इस मामले में एक एक कदम फूंक फूंक बढ़ाया। हालांकि भारत का विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत सरकार को लगातार उकसाता रहा कि मुंह तोड़ जवाब दो, ऐसे कहो वैसे कहो, ट्रंप ये कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। लेकिन कूटनीति में एक चुप्पी 1000 बयानों के बराबर होती है। कूटनीति में एक चुप्पी 1000 बयानों के बराबर होती है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। भारत चुपचाप अपना काम करता रहा। भारत लगातार भारत सबसे पहले, इंडिया फर्स्ट, भारत के नागरिक सबसे पहले, इस नीति पर भारत लगातार आगे बढ़ता गया और शायद उसी का असर है कि अमेरिका को लगा कि इस तरह से भारत को वो झुका नहीं सकता और अंततः अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील पर एग्री हो गया। 18% टैरिफ की घोषणा की गई है। हालांकि इसके डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसके डिटेल्स सामने आए इससे पहले ही विपक्ष ने एक बार फिर एक नया मोर्चा खोल दिया। अब तक विपक्ष जो है वो इस बात से परेशान था कि अमेरिका टैरिफ क्यों लगा रहा है, 50% टैरिफ क्यों लगा रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। और अब जब टैरिफ 18% कर दी गई है तो भी विपक्ष परेशान है और विपक्ष क्या है, सरेंडर कर दिया। अरे अगर सरेंडर करना था तो बहुत पहले कर दिया गया होता, लेकिन भारत ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि भारत लगातार दुनिया भर में वो अमेरिका के विकल्प तलाश रहा था। और इसी सिलसिले में ईयू के साथ, आपको याद होगा, गणतंत्र दिवस से पहले ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील जो हुई, मदर ऑफ ऑल डील जिसको कहा गया, ईयू के साथ भारत ने एक बड़ा समझौता किया और उसके बाद अब अमेरिका ने जिस तरह से भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा की है, इसे फादर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष अब परेशान है। विपक्ष तब परेशान होता है जब भारत आगे बढ़ता है। याद है आपको, चाहे भारत की सेना की उपलब्धि हो या फिर आर्थिक मोर्चे पर भारत की उपलब्धि हो, मेक इन इंडिया में भारत की उपलब्धि हो, विपक्ष परेशान रहता है कि भारत इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल कर रहा है और क्यों हासिल कर रहा है। और विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है। अब ये जो ट्रेड डील हुई है इस पर भी विपक्ष नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये सरेंडर कर दिया, सब कुछ अमेरिका को दे दिया, भारत ने अपने हित गिरवी रख दिए, भारत ने किसानों के हित गिरवी रख दिए, ना जाने क्या क्या। जबकि इस ट्रेड डील की जो डिटेल्स हैं वो अब तक सामने नहीं आए हैं। इसलिए आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष जो है वो एक तरह से भारत के बढ़ने से परेशान है
और ये भी कहा कि वो भ्रम फैला रहे हैं। दो टूक में आज इसी पर चर्चा होगी। मेरा दो टूक आज का शीर्षक भारत बढ़ा, विपक्ष क्यों चिढ़ा। क्योंकि भारत तो बढ़ गया ट्रेड डील करके, अब भारत आगे बढ़ गया। भारत को इससे क्या क्या लाभ होगा अब सुबह से लगातार सुन रहे होंगे। लेकिन विपक्ष है, विपक्ष कह रहा नहीं जी भारत को कोई इससे लाभ नहीं है, भारत ने तो घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया, फलाना ढिमकाना। इसीलिए आज दो टूक में चर्चा होगी, भारत बढ़ा, विपक्ष क्यों चिढ़ा। इस पर चर्चा हो इससे पहले जरा सुन लीजिए क्या कुछ इस पूरे मसले पर कहा सुनेगा। सभी को बधाई देता हूं क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई कुछ बदला नहीं, किसी ना किसी कारण जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? कृषि क्षेत्र में यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। इतना बड़ा अमेरिका और भारत का बीच का जो एग्रीमेंट, इतना बड़ा ट्रेड को लेकर के समझौता जो हुआ है, उसको पूरा आप अंदर देखे बिना, तथ्य को जानकारी लिए बिना भ्रम फैलाना तो ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को कहता हूं कि बार बार आप झूठे बातों को लेकर के भ्रम फैलाना बंद करो। यह आदत सा बन गया है कांग्रेस पार्टी का। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया है। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ट्रेड डील ऑस्ट्रेलिया से हुआ, न्यूजीलैंड से हुआ, यूएई से हुआ, यूरोपियन यूनियन का मदर ऑफ ऑल डील हुआ सारे यूरोपियन कंट्री के साथ। आज अमेरिका का भी हो गया और ड्यूटी 50 से घटकर 18 पर आ गई। तो ये होता है जब नेता मजबूत होते हैं तो देश कैसे आगे बढ़ता है। चलिए, तो भारत बढ़ा, विपक्ष क्यों चिढ़ा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। वाई अंकल? क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट?
स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज हम बात कर रहे हैं जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, ऐसा वाणिज्य मंत्री पीयूष जैन ने जो है आरोप लगाया। और जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील को लेकर क्या उस ट्रेड डील में है, हालांकि उसकी नीति सामने नहीं है, उसके बावजूद विपक्ष क्यों कह रहा है कि भारत ने घुटने टेक दिए, और विशेषज्ञ क्यों कह रहे हैं कि ये फादर ऑफ ऑल डील्स है। कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इसको फादर ऑफ एशियाज डील कहना चाहिए, क्योंकि एशिया में सबसे कम टैरिफ अब भारत पर है। इस सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ फिलहाल जो है आरपी सिंह जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरपी सिंह जी। मेरे साथ जो है प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ी हुई हैं, JNU की है और वैश्विक मामलों की एक्सपर्ट हैं। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जैन जो है राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। शुरुआत कर रहा हूं निखिल जैन और आरपी सिंह, आप दोनों से। निखिल जैन, क्यों ये लग रहा है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाया कि भाई घुटने टेक दिए, भारत के सारे हित गिरवी रख दिए, जबकि अभी ट्रेड डील की जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई हैं? अशोक जी, ट्रेड डील की जब हम सारी चर्चा कर रहे हैं तो हमें उन्हीं डिटेल्स पे मेरे हिसाब से करनी पड़ेंगी जो सार्वजनिक रूप से प्रेसिडेंट ट्रंप या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई, क्योंकि बीजेपी उन्हीं डिटेल्स को लेकर कह रही है कि ये बहुत बड़ी फादर ऑफ ऑल डील्स है। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे पोस्ट है, जहां पर वो साफ लिखते हैं they will likely move forward to reduce their tariffs and non-tariff barriers against the US to 0. They will buy $500 billion of American goods would be purchased. उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का बयान है जहां पर वो कहते हैं कि भारत में अब अमेरिका से ज्यादा आयात किया जाएगा, ज्यादा एक्सपोर्ट करा जाएगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, और साथ में रशियन ऑयल हम नहीं खरीदेंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो मोटे मोटे साथ में बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताई है डील, उसके मुताबिक हमने मान लिया कि अमेरिका के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आएंगे और हम उन पर कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे। हमने मान लिया कि हम रशिया से तेल खरीदने की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। हमने मान लिया कि हमने अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर ओपन करा है। बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा है, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 से 18 करा है, लेकिन प्यूनिटिव टैरिफ 25 का आज भी है। तो 50% से 43% टैरिफ हो गया, जो आज से कुछ साल पहले तक 4% था। तो हम 4% से 43 पे आ गए, लेकिन जो अमेरिका के गुड्स पे हम इतना ज्यादा ड्यूटी लगाते थे वो ड्यूटी समाप्त हो गई। एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन हो गया। हमारा जो रणनीतिक स्वायत्तता थी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि हम अमेरिका के कहने पे रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। अब इस पे तो विपक्ष का, जनता का, मीडिया का सवाल उठाना जायज है। मुझे नहीं समझ आता बीजेपी के नेता क्यों बोल रहे हैं आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। शायद वो छुपना चाह रहे हैं कि इतनी घटिया डील नेगोशिएट करी है प्रधानमंत्री मोदी ने। और उसके बाद वो वाला फंडा तो है ही जो हमने पहले भी देख चुके हैं मई में, कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने आप ही यूनिलैटरली सब कुछ अनाउंस कर देते हैं
बायलैटरल ट्रेड डील है, मोदी जी को और ट्रम्प साहब को दोनों को साथ में आके अनाउंस करना चाहिए था, या यूएस गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को मिलकर करना चाहिए था। ट्रम्प साहब ट्वीट करते हैं, अपना ट्रुथ सोशल पे डालते हैं, मोदी जी कहते हैं थैंक यू, बहुत अच्छा हो गया, डिटेल्स आती नहीं है, बीजेपी कहती है फादर ऑफ ऑल डील्स हो गया, लेकिन जो डिटेल्स आ रही है उसमें तो भारत के केवल और केवल नुकसान नजर आता है। ओके, निखिल जैन, आपसे एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन, फिर आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। आप ट्रंप की लिखी सारी बातें तो मान रहे हैं, लेकिन ट्रंप जहां 18% लिख रहे हैं वहां आप 43% कह रहे हैं। वो आपने 25% अपने आप बढ़ा लिया। ट्रंप के ट्वीट का पूरा जिक्र आपने किया, लेकिन ट्रंप के ट्वीट में तो कहीं नहीं लिखा कि 43% और जो बाकी 25% है जो है वो लगा रहेगा। कहां लिखा है बताइए? सर, ट्रम्प साहब ने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है, विल चार्ज अ रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग इट फ्रॉम 25% टू 18%। तो उन्होंने प्यूनिटिव टैरिफ की कोई बात ही नहीं करी है, और उन्हीं की कैबिनेट में भाई प्यूनिटिव टैरिफ जो था वो तो तब था जब डील नहीं हुई थी। अब जब डील हुई है तो जाहिर सी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? अगर आप कह रहे हैं, अगर सुनिए ना, अगर आप कह रहे हैं आप ट्रंप की बात को जा रहे हैं, मैं तो ट्रंप की बात को, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को मैं नहीं मानता। वो ठीक है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मैं तो भारत सरकार की तरफ से, और जब ट्रेड डील के निटी-ग्रिटी आएंगी मैं उस पर विश्वास करूंगा। लेकिन उन्होंने तो नहीं लिखा कि प्यूनिटिव इसमें जो है बनी रहेगी। जब आप सारी बातें मान रहे हैं तो वहां पर आपने खुद से मान लिया कि भाई यहां पर तो इन्होंने ये लिखा नहीं शब्द। तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इतनी बातें मानते हैं तो पूरी बातें मान लिया करिए ट्रंप साहब की। अशोक जी, मेरे पास वो अभी दस्तावेज नहीं है, मैं ड्राइव कर रहा था, आपको पता है, वरना मैं वो दस्तावेज दिखा देता। सर्गियो करके उनके कैबिनेट के एक मेंबर हैं, या फिर यूएस गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल हैं, उनका बयान है कि जब तक भारत यूएस के बताए गए निर्देश करे हुए सैंक्शन से कंप्लाई नहीं करेगा, प्यूनिटिव टैरिफ नहीं हटेगा। प्यूनिटिव टैरिफ केवल तब हटेगा जब हम अमेरिका की ट्यून पे बिल्कुल नाचेंगे। मुझे नहीं लगता मोदी जी वो करेंगे। अगर मोदी जी वो कर रहे हैं तो 50 से 43 जाएगा। अगर मोदी जी नहीं कर रहे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, चलिए ठीक है, चलिए आप अमेरिका के किसी अधिकारी के वो कोट करना चाहते हैं तो ठीक है। मुझे लग रहा है बाकी सब आप सब अमेरिकन को ही आप कोट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा भारत के लोगों को भी कोट करना चाहिए। लेकिन अभी भारत की तरफ से कुछ ऑफिशियल नहीं आया। जो ऑफिशियल है वो हाँ ठीक है, मैं आरपी सिंह जी से पूछ लेता हूं। आरपी सिंह जी, आप लोगों ने तो सरेंडर कर दिया, मतलब 43% टैरिफ है, आप यूं ही उछले जा रहे हैं। 43% टैरिफ है और उस पर आप लोग इतना जश्न मना रहे हैं, क्यों? मैं निखिल जैन की ही बात को आगे बढ़ाता हूँ। निखिल जैन वकील हैं, ये क्या है कि इनको बात को अलग ढंग से पेश करने की एक अदा है इनके पास, ये अच्छे वकील हैं। इन्होंने कहा कि रशियन ऑयल की बात करी इन्होंने, उसी ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि मतलब मैं ट्रम्प साहब का ट्वीट पढ़ रहा हूँ कि भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद करेगा, और वो टैरिफ किस लिए था? रशियन ऑयल के कारण से था। तो रशियन ऑयल, अगर उनके हिसाब से मैं मानूं तो रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया तो वो टैरिफ रहेगा नहीं, अगर मैं उनकी बात मानूं तो इनको जो सूट करता है सबसे बात करते हैं। दिक्कत यह है कि इनको ये वादा नहीं खाता कि देश तरक्की करे। आज हमारी ये सिर्फ पहली डील नहीं हो रही, इससे पहले हमने यूरोप के साथ की, उससे पहले हमने ओमान के साथ की, उससे पहले हमने मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड के साथ डील करी, मतलब इनको हमने मॉरिशस के साथ डील करी। इनको वो सब नहीं दिखा। इन्होंने एक तारीख का बात नहीं करी कि लगातार हम फ्री ट्रेड डील्स कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों के साथ। और यही नहीं, जो यूरोपियन डील नेशंस का डील हुई, 27 देश है उसके अंदर, उसके अंदर। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हमने पैमाना खोला। अमेरिका की डील तो अब हो रही है, अभी उसकी डिटेल्स आनी, जैसे आपके डिटेल्स में बाकी अभी आनी बाकी है, परंतु हमने कितने सारे देशों के साथ अपने लोगों के लिए व्यापार का रास्ता खोल दिया। परंतु इनको ये नहीं दिख रहा कि जो हमारे यहाँ लेदर का एक्सपोर्ट करते थे, फुटवेयर में काम करते थे, जेट्स में काम करते थे, ज्वेलरी में, ऑर्गेनिक केमिकल में, प्लास्टिक में, रबड़ में, होम डेकोर में, बाकी मशीनरी में, वो कितने खुश हैं आज। इनको इनसे उनकी खुशी देखी नहीं जा रही कि जहां वो 50% टैरिफ पे थे, आज वो 18% टैरिफ पे है, और दुनिया की बाकी जो इकोनॉमीज है उससे बेटर फुटिंग पर है, जहाँ की बाकी इकोनॉमीज पे 19 से लेकर 34% तक की टैरिफ्स है। तो इनको ये सब वारा नहीं खाता। असल में इनको क्या कि मोदी जी के खिलाफ जाना, इसलिए भारत के खिलाफ भी जाकर खड़े हो सकते हैं। ओके, इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आरपी सिंह जी देखिए, ये बात है कि वैसे मैं निखिल से भी सवाल पूछूंगा जरूर, क्योंकि निखिल जैन, आप जिन अखबारों का अक्सर हवाला कर देते हैं, जिन अखबारों को कोट करते हैं, वो भारत के अखबारों की मैं बात कर रहा हूँ, विदेशी अखबारों की बात नहीं कर रहा। उस अखबारों में ये बाकायदा पूरा ये एक चार्ट बना कर दिया है।
तो इनको भी अब यहाँ पर आप भारत के उन अखबारों को साथ छोड़ देते हैं जो अखबार कह रहे हैं कि भारत पर 18% टैरिफ है। यहाँ पर आप अमेरिका के किसी अधिकारी का कोई बयान ढूंढ रहा है, आप उन्हीं अखबारों को कोट कर लेते जो आप अक्सर कोट करते हैं, क्योंकि उन्हीं अखबारों ने पूरा चार्ट दिया है जिसके अनुसार भारत पर 18% और दुनिया में तीसरे नंबर पर, सबसे कम टैरिफ के हिसाब से भारत तीसरे नंबर पर है। लेकिन आरपी सिंह जी, मैं उन अधिकारी की बात नहीं करता जिनका कोट निखिल जैन कर रहे हैं, मैं लेकिन वहाँ की कृषि जो सेक्रेटरी हैं उनका तो ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि भाई भारत कृषि के जो है हमसे खरीदेगा। तो ये तो फिर एक चिंता की बात होगी ना, क्योंकि यहाँ तो हमने एक रेड लाइन खींच रखी थी। जी जी बिल्कुल, और वो रेड लाइन आज भी कायम है। आपने शायद हमारे जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी को सुना नहीं, शायद यहाँ से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा। और कृषि में कुछ ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ नहीं होती, पिकल नट्स जैसे मतलब वॉलनट मतलब अखरोट की एक वैरायटी है, अब हमारे यहाँ नहीं होती, तो अगर वहां से आएंगे तो हमको क्या फर्क पड़ता है। वो निखिल जैन जैसे लोग अमीर लोग वो जहाँ उनकी जो पार्टी के जो अमीर लोग हैं वो खरीद कर खाते होंगे, जरूर उनके लिए लाभ होगा, परंतु बात मूलतः समझिए, हमारे कृषि में जो हमारे जो सेगमेंट्स हैं उन पर कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई चोट नहीं लगने देगी। ये तो कमिटमेंट है, और ये आज पीयूष गोयल जी ने बड़ी स्पष्टता से कही। परंतु कहा ना, इनको भारत के वाणिज्य मंत्री पर यकीन नहीं आएगा, इनको तो यकीन आएगा कोई एक कहीं से कोई व्यक्ति कोई बात कह देगा, बेशक वो विदेश का कोई मंत्री ही हो, वो कहेगा, उस पर यकीन आएगा। और जब ये तब है जबकि अभी तक डिटेल्स नहीं है, अभी डिटेल्स आनी बाकी है। जब डिटेल्स आएंगी तो फाइन प्रिंट में तब पता लगेगा किसमें क्या नहीं है। मैं तो एक पिकल तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया, वो निखिल जैन के फेवरेट्स हैं। ओके, हाँ निखिल जैन रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं प्रोफेसर अंशुल जोशी के पास जाऊंगा। जी अशोक जी, चलिए इस बारी मैं विदेशी पत्रकार का मतलब पत्रों का जिक्र नहीं करता, मैं एएनआई का जिक्र कर देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा जो भारत सरकार का एक खुद का पीएसयू बैंक है, उसकी 1 सितंबर 2025 में एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर यूएस से हमने एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पे कंसेशन दी तो हमारे फार्मर्स को काफी नुकसान होगा। और इसमें सर सिर्फ पीका नट, हेजलनट, एवोकाडो ये सब फैंसी चीजें नहीं है। यूएस की होलसेल मार्केट में सोयाबीन का, व्हीट का, मक्के का, तीनों चीजों का दाम इंडिया की होलसेल मार्केट से कम। तो अगर यूएस के मक्का किसान अपना मक्का यहाँ बेचने लग गए तो हमारे किसानों पे कितनी बड़ी चोट पड़ेगी, उससे सरकार भी नहीं चाहेगी ऐसी चोट पड़े। इसीलिए अगर जब आपने एक जिक्र करा कि मैं विदेशी मंत्रियों का बयान ना मानूं और हम एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोल रहे क्योंकि हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है, तो सर फिर तो या तो डील ही नहीं हो पाई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि अपना एग्रीकल्चर खोलो, रशिया से तेल खरीदो, टैरिफ जीरो करो, हमारे में $500 बिलियन इन्वेस्ट करो, तो हम डील कर रहे हैं। अगर हम इन सारी ही चीजों पे पीछे हट जाएंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प डील नहीं करेंगे। और हमने देखा है किस तरीके से उनका मैवरिक आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि ट्रम्प डील करेंगे या नहीं करेंगे, ट्रम्प को फैसला करने दीजिए। या आप ट्रम्प की आप ट्रम्प की सारी बातें मानते हैं और आप ये भी तय कर लेते हैं कि ट्रम्प साहब भी सब कुछ डिसाइड करें, तो मतलब ये थोड़ा मतलब आप यही कह रहे हैं कि ट्रम्प नहीं मानेंगे, ऐसा है वैसा है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करें। देखिए, निखिल को सब पता है कि कौन कौन सी चीजें खाते हैं, और सबका उन्होंने जिक्र कर दिया निखिल ने आज। वो पिकल नट से लेकर एवोकाडो सब उन्होंने जिक्र कर दिया, जिनको जो इनके लिए इनके और इनके नेता के लिए मंगवाए जाते हैं, उनको लाभ होने वाला उसके अंदर, इसलिए मुस्कुरा भी खूब रहे निखिल आज। परंतु निखिल अभी तक डिटेल नहीं है भाई। आप बिना बात के क्यों इतना जंप कर रहे हो? डिटेल्स आएंगी तो पता लग जाएगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब मैं तो देश के वाणिज्य मंत्री को मानूंगा कि यहाँ मैं देश के प्रधानमंत्री जी को मानूंगा जरूर कि हम अपने किसान का हित किसी कीमत पर नहीं। और आपकी जानकारी के लिए, आपको याद है एक आरएससीपी की डील हो रही थी, हमारी एक आरएससीपी के साथ डील हो रही थी 2012 से चली, 2019 के अंदर हम वॉकआउट करके, वो किसानों के हित में नहीं थी, वो चाइना के हित में थी, वो किसानों के हित में नहीं थी, वो कुछ ऐसे लोगों के हित में थी जो हमारे किसानों का हित करते। इसलिए प्रधानमंत्री ने डील मना किया कि हम नहीं साइन करेंगे। तो प्रधानमंत्री की तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि प्रधानमंत्री का बड़ा क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड है कि किसानों का हित किसी के हित पर नहीं होने देंगे। परंतु और एक रशियन ऑयल की बात करी, 2022 से पहले हम रशिया से कितना ऑयल लेते थे, निकल यार जानकारी लेकर देखना। और रशिया का जो ऑयल है पर बैरल कितना आज है, और जो बाकी दुनिया में जो पर बैरल का रेट क्या है, वो भी जानकारी लेकर डिबेट के दौरान, आप तो अच्छे गूगल सर्च वाले, आपको स्टीम भी है, ये जानकारी लेकर रखना। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, जो अभी डील सामने आई नहीं है, जाहिर सी बात है उसमें अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ट्रम्प साहब कुछ कहते हैं तो हम ट्रम्प की सारी बातों को मानेंगे। क्या हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए? कुछ भी चीज़
जब तक ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आता, जब तक ऑफिशियली इस ट्रेड डील का, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि भाई ट्रंप कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप ये क्यों नहीं समझ सकते, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रंप तो बढ़ा ही देंगे, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ सकते ट्रंप अभी जो कुछ ट्वीट कर रहे हैं वो सिर्फ भारत को नहीं, वो अपने जो अपने घर में जो उनके घर में जो लोग हैं उनको भी तो उनको पेसिफाई करना है। तो ट्रंप किसको वो कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसको बिना समझे सरकार पर दाना पानी लेकर कूद पड़ना, ये कहना कि भैया आपने तो बिल्कुल जो है सरेंडर कर दिया, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। और एक चीज, मैं कोई इस मामले का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक कृषि मामलों के विशेषज्ञ को सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो मक्के की बात है कि मक्का एक्सपोर्ट, बोले अगर मक्का भारत के किसान उत्पादन करते हैं, हमें मक्के की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम एथेनॉल की जगह मक्के को हम यूज कर रहे हैं तो उसके अलग तरह के फायदे हैं। तो एथेनॉल की जगह मक्के को सिर्फ हम कंज्यूमर आइटम के रूप में नहीं, लेकिन एथेनॉल की जगह एथेनॉल के उसमें बढ़ाने के लिए अगर हम यूज करते हैं तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, अगर भारत की उसमें विन विन सिचुएशन हो तो, भारत और अमेरिका की। तो ये सब चीजें तो फिलहाल इंतजार करना चाहिए कोई भी चीज कहने से पहले, मेरा इतना कहना है। लेकिन निखिल जैन, मैं एक बात और है, ये मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कह देना कि भारत की इकोनॉमी फेल हो गई है, भारत का ये फेल हो गया, मेक इन इंडिया फेल हो गया, मेड इन इंडिया फेल हो गया, भारत की इकोनॉमी जीरो है, भारत की इकोनॉमी डेड है, ये सब कहकर ऑलरेडी विपक्ष जो है अपनी फजीयत करा चुका है। अब ट्रेड डील जब आएगी तो तब आएगी, तब उसके ऊपर आप बोले तो समझ में आता है। अभी से बोलकर और ट्रेड डील में कुछ और निकला तो अपनी फजीयत कराने पर क्यों तुले हैं विपक्ष? क्योंकि जब बीजेपी जाके ढोल नगाड़ों के साथ ये कह सकते हैं कि फादर ऑफ ऑल डील्स हो गई, बहुत अच्छी डील हुई है, तो विपक्ष को तो सवाल उठाने पड़ेंगे। या तो हम कोई चर्चा ही नहीं करते अभी, ये सही है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि आपको, मुझे, आरती सर को, किसी को भी ये चर्चा अभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि डील फाइनलाइज नहीं हुई, ना यूएस गवर्नमेंट ने आज तक करी है फाइनल, ना इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनल करी है, तो हम चर्चा ही नहीं करते। लेकिन जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें उन्हीं तथ्यों पर करनी पड़ेगी जो सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत हैं। और सार्वजनिक रूप में जिस व्यक्ति ने ट्रेड डील को यूनिलैटरली अनाउंस करा, उसी व्यक्ति ने ये कहा कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल रहा है, भारत रशिया से तेल नहीं मंगाएगा, भारत $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा यूएस में। तो अब जो वो कह रहे हैं उनकी बात या तो माननी पड़ेगी या फिर हम चर्चा ही ना करें। और रही बात जो आरती सर ने रशियन ऑयल के दाम की बात करी और 2022 से पहले खरीदी की बात करी, रशिया से हमने 2022 के बाद तेल इसलिए खरीदना शुरू करा क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाए, रशिया के लिए मार्केट कम थी, रशिया ने अपने दाम कम करे, भारत जैसे देशों को बेचा, हमने कम दाम पे रशिया से तेल खरीदा। और ये अगेन एक मनी कंट्रोल इंडियन है, मीडिया पब्लिकेशन इंडियन है, इन्होंने S&P ग्लोबल 500 की रिपोर्ट का हवाला दिया है, 3 फरवरी कल का आर्टिकल है, जहां पर ये कहते हैं कि जब हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदता भारत, तो भारत को $4 बिलियन का हर साल नुकसान होगा, 36,000 करोड़ रुपए का। वेनेजुएला का तेल हमें महंगा पड़ेगा, ठीक है, वो डिफरेंस कम हो गया जितना रशियन ऑयल। आरपी सिंह जी बोलिए, आरपी सिंह जी बोलिए। निखिल जैन, मैं अपेक्षा करता था कि आप ट्रेड को अच्छा समझते होंगे, क्योंकि आप निखिल जैन हैं। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, $4 बिलियन का नुकसान होगा, चलिए मान लेता हूँ मैं, तो उसके बदले में $50 बिलियन का जो लाभ होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, जो हमारे लेदर के लोग हैं, जो हमारे टेक्सटाइल के लोग हैं, उसके बारे में नहीं आप सोच रहे क्या? मतलब 4 बिलियन का नुकसान तो बना रहे हैं, परंतु 50 बिलियन का जो हमारे को लाभ होने वाला है, हमारे फुटवेयर में, जेम में, प्लास्टिक में, रबर इंडस्ट्री में, होम डेकोर में, मशीनरी में, जो इन सब इंडस्ट्री में जो लाभ होगा वो नहीं दिखता आपको। यही तो व्यापार है कि आपको नहीं, एक मिनट निखिल, आपको टोका नहीं मैंने, यही व्यापार है कि आप कहीं से कुछ, अगर कहीं आपको नुकसान भी हो रहा है, उसके बदले में अगर आपको मुनाफा ज्यादा हो रहा है तो वो देखेंगे जब आप सब नहीं, एक नुकसान हो रहा है, हमारा वो स्टेक है इसलिए करेंगे। और मैं वापस कह रहा हूँ, कृपा कर जरा कितना आज क्या रेट है रशियन ऑयल का, क्रूड ऑयल का, और बाकी जगहों पे वर्ल्ड का क्या रेट है देख लेना चाहिए। ओके, चलिए ये एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ। ये राजनीतिक बहस तो चलती रहेगी और जाहिर सी बात है ये राजनीति भी चलेगी, लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उनसे भी थोड़ा इस मामले में जान लेते हैं। टेक्निकल चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या वास्तव में ये ट्रेड डील जो है सरेंडर है, जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। प्रोफेसर राजन कुमार, ये ट्रेड डील की अभी डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन ये अगर सच है डिटेल्स नहीं आई है, तो दूसरी तरफ ये भी सच है कि कुछ बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई हैं। क्या माना जाए, कैसे इसको देखा जाए?
नहीं, देखिए मेरे हिसाब से देखिए एक राजनीतिक बातें होती हैं और यह भी सही है कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना पोजीशन लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यह डील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगर ट्रेड के हिसाब से बात करूं तो ये डील इंपॉर्टेंट है। जो अभी एक सिलसिला चल रहा है जो कि यूनिलैटरल पॉलिसी थी, जिसमें कि सारी जगहों पे उन्होंने देखा किस ढंग से उन्होंने टैरिफ लगा दिया था, वैसे में भारत का 18% पे डील होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि आपको बांग्लादेश से एडवांटेज मिल रहा है, आपको जो वियतनाम और जो कॉम्पिटिटिव जो दूसरे देश हैं वहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है। यह जरूर है कि अभी बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो अभी पब्लिक स्पेस में नहीं है, बहुत सारे जैसे कि डेयरी का क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होगा, और कई बार इस बात पे विवाद हो रहा था जैसे कि पहले पैनलिस्ट बोल रहे थे कि 500 बिलियन भारत इन्वेस्ट करेगा, ऐसा नहीं है उस डील का हिस्सा। यह जो है 500 बिलियन के बाद जो ट्रंप कर रहे थे अपने सोशल पोस्ट में, सोशल मीडिया पोस्ट में, वो यह बता रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो एक समझौता हुआ था जिसमें एक एस्पिरेशन बताया गया था कि 500 बिलियन तक का ट्रेड हो सकता है इन दोनों देशों के बीच में 2030 तक का, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। और जहां तक मैं बता दूं कि इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है कि आप अमेरिका, एक देखिए आप अमेरिका को लाइक करें डिसलाइक करें, लेकिन एक रियलिटी यह भी है कि उसके साथ आपको ट्रेड करना मजबूरी है। और जिस ढंग के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है अभी ईरान में आप देख रहे हैं, चीन के साथ आपने देखा, पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें आपको जियोपॉलिटिकली भी अमेरिका को बैलेंस करना जरूरी है। और प्योर इकोनॉमी की बात करूं तो आप जानते हैं कि अमेरिका के साथ जो हम ट्रेड करते हैं 131 बिलियन का केवल गुड्स का ट्रेड है, और उस गुड्स के ट्रेड में लगभग 80 बिलियन डॉलर आप वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 80 बिलियन में बोल रहा हूँ, और उससे लगभग बाकी जो है वो आप वहां से इंपोर्ट करते हैं, तो वैसे में आपके फायदे हैं। और जहां तक रूस से देखिए उसमें जो इश्यूज हैं, कुछ जो अपोजिशन पार्टीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव बना के रूस से तेल को रोका गया है, तो मैं तो यह भी पहले बता दूं ना कि रूस से जो तेल का सिलसिला शुरू हुआ था यह केवल तीन साल का उसमें हिसाब है, और पूरा जो बेनिफिट हुआ है, इकोनॉमिक जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि पूरा जो बेनिफिट हुआ है लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है फायदा हुआ है। लेकिन आप यह भी तो मान के चलेंगे तो उससे जो रूस यूक्रेन का वार हुआ उससे हमें कितना नुकसान हुआ था, उससे जो फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, तेल के प्राइसेस कई जगहों पे बढ़ गए थे, और वेनेजुएला के साथ हम कोई तेल तभी खरीदेंगे जब वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलेंगे। हम अपने एक्सपोर्ट को, हम अपने इंपोर्ट को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह अमेरिका का एक तरह से अमेरिका यह चाहता है। और कोई भी देश अभी के समय में, चाहे वो भारत की बात करूं, चीन की बात करूं, रूस की बात करूं, कोई भी ट्रेड सरप्लस अगर होता है किसी देश के साथ तो उसको बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। और अमेरिका भी यही चाहता है कि जो चूंकि भारत एक्सपोर्ट के हिसाब से इंपोर्ट कम कर रहा था वहां से, तो हम अभी डिटेल्स आने बाकी हैं, लेकिन जीरो टैरिफ की बात हुई है तो इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि हर एक प्रोडक्ट पे जीरो टैरिफ उस ढंग का होने की संभावना है। ये एक प्रोसेस होगा, ग्रेजुअल फेजिंग आउट होगा। और अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टेटमेंट्स आए हैं मिनिस्टर्स के, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हम बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल देंगे और हमारे जो यहाँ पे फार्मर्स हैं वो बिल्कुल वहां से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। यह सच है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से खोलने का मतलब होगा कि हमारे जो गरीब यहाँ पे किसान हैं वह अमेरिका के किसानों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अमेरिकन फार्मर्स बिग फार्मर्स होते हैं, उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, स्टेट से सब्सिडीज बहुत स्ट्रांग है, हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, यह सच है। लेकिन अभी इसके डिटेल्स आने बाकी हैं, तो यह मान के चलें। और जहां तक डिटेल्स आने बाकी हैं, लेकिन पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि भाई इस सेक्टर में हमने जो रेड लाइन खींची हुई थी वो रेड लाइन ऑलरेडी बरकरार है, तो उसको मुझे लगता है कि फिलहाल उसको डिटेल जो है आने का इंतजार करना पड़ेगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब भारत अपनी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर लगभग कायम है, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम जो है वेनेजुएला से हम तेल खरीदेंगे, ये राष्ट्रपति ट्रंप लिख रहे हैं, लेकिन भारत तो तभी खरीदेगा जब उसे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलेंगे और कम रेट पर मिलेगा, या फिर ये डिक्टेट कर दिया गया है कि हम उनसे खरीदेंगे ही। प्रोफेसर राजन कुमार जी, देखिए तेल का प्राइस, देखिए तेल सरकार यहाँ पे आयात करती है, लेकिन उतना ज्यादा कम करती है। जो रूस के साथ भी आयात कर रहा था तो सरकार ONGC वहां पे नहीं कर रही थी, वो रिलायंस कर रही थी। और आपको लगता है कि रिलायंस पे सरकार यह दबाव बनाएगी कि तुम अमेरिका से ही तेल करो, अगर अमेरिका हाई प्राइस पे भी सेल करा? ऐसा नहीं होता है। तो हमें जो ट्रेड मैकेनिज्म है उसको समझना पड़ेगा। रिलायंस कंपनी या जो भी प्राइवेट कंपनी वहां से किसी भी देश से आयात तभी करेगी जब उसको लगेगा कि इससे हमको फायदे होने वाले हैं। अगर उसको इराक से और सऊदी अरब और कतर और बाकी देशों से अगर सस्ता मिलेगा तो वो वहां पे नहीं जाएगा। वेनेजुएला से महंगा आप वहां से इंपोर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। यह जरूर है कि हम चूंकि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना, वहां पे अपने इंपोर्ट को अमेरिका से बढ़ाना चाहते हैं, ताकि एक ट्रेड बैलेंस जिसकी अमेरिका बात कर रहा है, तो ट्रेड बैलेंस के लिए हम इंपोर्ट को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और उसमें गैस हमने
वहां से एग्रीमेंट हुआ है, तेल का भी हो सकता है एग्रीमेंट हो, और दूसरे भी एग्रीमेंट होंगे। और ये अभी के समय में जैसा मैंने बताया कि मजबूरी भी है, कोई भी देश चाहता है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको कैसे कम से कम किया जा सके, और अमेरिका भी यही करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ देखिए, हमको केवल अमेरिका को देखना है तो केवल आप ट्रेड वैल्यू को भी नहीं देखें, आपको देखना पड़ेगा वहां से हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, चाहे वो कई सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसके मैन्युफैक्चरिंग आप अगर करना चाहें तो आप टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दोनों आप वहां से ला सकते हैं। इसके अलावा आप यह नहीं भूलें कि आपका जो सबसे स्ट्रांग और सबसे मजबूत डायस्पोरा अगर किसी देश में है तो वह अभी के समय में अमेरिका में है। तो उसमें जो अभी जन गवर्नमेंट ने लिबरलाइज की पॉलिसी की है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने, लास्ट बजट में भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की जो कोशिश हो रही है, तो उसमें जो हमारे वहाँ पे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है या एनआरआईज इत्यादि हैं, वो सारे चीज भी अट्रैक्ट करेंगे। तो अमेरिका को हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा अमेरिका के साथ मतभेद नहीं है, पाकिस्तान को लेके काफी मतभेद है, ट्रेड टैरिफ के इशू को भी लेके सारे इशूज अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, रूस को लेके भी मतभेद है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अमेरिकन इकोनॉमी को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में जो है बहुत बेचैनी है इस पूरी डील को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो ये बड़े अजीब से हैं कि वो लोग इस बात से परेशान है कि पाकिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने लगभग ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन अब जो है भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो पाकिस्तान से भी कम है। वो पाकिस्तान के ऊपर 19% है, भारत के ऊपर 18% है। तो पाकिस्तान के लोग परेशान हैं कि भाई हमने इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद जो है भारत को इतनी कंसेशन दे दी गई, अब पाकिस्तान से ज़्यादा कंसेशन दे दी गई। तो एक तरफ पाकिस्तान में लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ भारत का विपक्ष परेशान है। आऊँगा इस पर निखिल जी और अशोक यादव आपके पास भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि कई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप। डाउनलोड नाउ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं भारत बढ़ा विपक्ष क्यों चिढ़ा। भारत बढ़ा जब हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर ऐलान हो चुका है, लेकिन ट्रेड डील की डिटेल्स नहीं आई हैं। पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने जो ट्वीट किया उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि भारत ने इस डील के नाम पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। बोलिए निखिल जैन जी। निखिल जैन जी, आरती सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि इतने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, विपक्ष को वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं दिखते। मैं उन्हें ये भी याद दिला दूं कि जब इंडिया यूरोप की डील हुई, जैसे भाजपा ने और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई लोगों ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा, विपक्ष ने ये जरूर कहा था कि हाँ कुछ और बेहतर किया जा सकता था, एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए कंसेशन दिए जा सकते थे, पर किसी ने उस डील को कॉम्प्रोमाइज नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा वो डील गलत है। लेकिन इंडिया यूएस की इस डील को लेकर ये कहा जा रहा है कि गलत है, क्योंकि अभी तक सार्वजनिक तौर से जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास टर्म्स हैं, उसके हिसाब से भारत का इसमें फायदा नहीं होता। एक और बात आरती सर ने कही कि मेरा नाम निखिल जैन है तो मैं ट्रेड समझता हूँ, शायद से मानना तो यही चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ। तो मैं आपको थोड़ी सी फिगर बता दूं कि कैसे ये $4 बिलियन का जो रशियन तेल ना खरीद के हमें नुकसान होगा, उससे हमें फायदा कितना होने वाला है। 2004 में जो हम टोटल एक्सपोर्ट करते थे यूएस में, वो था $15 बिलियन। 2014 में वो तिगुना होके हुआ $45 बिलियन। 2024 में वो दुगना होके हुआ $87 बिलियन। तो हमारा जो टोटल ट्रेड है यूएस के साथ वो $87 बिलियन का है। वो $87 बिलियन का घाटा नहीं है, उस पर सरकार का 87 का रेवेन्यू नहीं है, ये टोटल ट्रेड फिगर है। और एक मजेदार मैं आपको बात बताऊं अशोक जी, अगर आप यूएस की ही खुद की गवर्नमेंट वेबसाइट पे डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से ट्रंप के टैरिफ लगने के बाद भी हमारे एक्सपोर्ट यूएस में बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स होते हैं जहां पर मार्कअप बहुत ज्यादा करती हैं यूएस कंपनी। अगर हमारे यहाँ से 100 रुपए में शर्ट जाती है जो एक्सपोर्ट हो रही है, वहां पर वो लोग 600 रुपए 800 रुपए में बेच रहे हैं, तो 100 की 150 होती है, उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए 50% के टैरिफ के बावजूद अगर हम मंथ ऑन मंथ एक्सपोर्ट डेटा देखेंगे, इंडिया का एक्सपोर्ट टू यूएस 2025 में 2024 के मुकाबले में बड़ा था। शायद और ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन बड़ा था। आप 2025 का टोटल ट्रेड देखेंगे तो वो $95 बिलियन आप ये कह रहे हैं कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि डील करने की जरूरत नहीं थी। सवाल ये नहीं है ना कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा था। आपने एक सेक्टर की बात की ना, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा था। अभी तो बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं और एक्सपोर्ट तो अब और भी बढ़ेगा। सुनिए ना, अब ये एक्सपोर्ट तो और भी बढ़ेगा जब आप भारत में जो क्लोथिंग सेक्टर है, जो भारत में कपड़े बनते हैं उसका तो और, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में भारत का टैरिफ कम है, तो वो तो और ज्यादा बढ़ेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अल्टीमेटली आप अमेरिका को पूरी तरह से इग्नोर करके या अमेरिका का 50% टैरिफ लेकर के तो आगे नहीं बढ़ सकते थे। उसके लिए एक डील की गई है। फिर से कह रहा हूं, डील के डिटेल्स नहीं है। डिटेल जो आपने ठीक कहा कि पब्लिक डोमेन में जो डिटेल्स हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो डिटेल्स हैं उसको लेकर इस तरह से इतना छाती पीटना कि भारत को गिरवी रख दिया, भारत को ये कर दिया, मेरी आपत्ति उस पर है। अशोक यादव जी बोलिए। देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात जो आपने कहा छाती पीटना, तो छाती पीट कौन रहा है? छाती सबसे पहले सरकार के लोग पीट रहे हैं ना। लगातार कहीं बहुत बड़ा ट्रेड डील हो गया, बधाई हो दे रहे हैं और क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि जब इतना बड़ा चर्चा चल रही ट्रेड डील पर, तो सरकार को आगे बढ़ करके इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए। लिखित में सरकार को दे देना चाहिए कि हमने क्या क्या ट्रेड डील में पूरा डिटेल हमको बताना चाहिए। लेकिन बता कौन रहा है? ट्रंप जी बता रहे हैं। और ट्रंप जो बता रहे हैं, मेन डिस्कशन उसी बात पे हो रहा है। और मेन डिस्कशन का वजह यह है अशोक जी कि हमारे पूरी जो सकल घरेलू उत्पाद का 17 से 18% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, तो सबको पता है। और अगर वर्क फोर्स की बात किया जाए तो 42 से 43% का वर्क फोर्स डायरेक्ट और 30 से 32% का वर्क फोर्स इनडायरेक्ट, लगभग टोटल 70% के अराउंड जो है वर्क फोर्स इसमें इन्वॉल्व होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर हमारे देश की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, उस एग्रीकल्चर को लेकर के ट्रंप ने जो अपने सोशल मीडिया में लिखा हुआ है, इसको लेकर के हमारे देश की तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कैसे मान लिया कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर में सरेंडर कर दिया? और मैं आप ही की बात को लेकर कह रहा हूं, आपने अभी क्या कहा, सरकार को लिखित रूप में दे देना चाहिए, तब स्पष्ट होगा। जब डील सामने आएगी तो लिखित रूप में सारा कुछ आएगा। और भारत का विपक्ष तो ऐसा है कि सब कुछ लिख के दे दो, सब कुछ कह दो, उसके बावजूद भी विपक्ष क्या करता है? अरे सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा सर्जिकल स्ट्राइक की है, सेना ने कहा ना, उसके बावजूद भी विपक्ष क्या कह रहा था? सर्जिकल स्ट्राइक है। अरे ये तो जो सेना ने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक किया, विपक्ष ने क्या कहा? कौवे मारकर आ गए।
सेना ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष कह रहा है बिल्डिंगें तोड़ने गए थे, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आप सवाल यह है कि आप लोग सुनिए ना, एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए। आप लोग तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि आपका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। भारत जो है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और भारत का विपक्ष का नेता आकर कह देगा कि भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। तो सवाल यह कि आपको मनाने के लिए सरकार क्या करे? क्या बिछ जाए सरकार अपनी पूरी तरह से? आप ये चाह रहे हैं? देखिए अशोक जी, आपने कहा कि भारत की इकोनॉमी है, विपक्ष कह रहा है डेड इकोनॉमी। विपक्ष नहीं कह रहा है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है, IMF कह रहा है भारत की इकोनॉमी डेड है। एक मिनट, IMF ने कहा भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। IMF ने क्या कहा मैं बता रहा हूँ, हूबहू बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आप गौर से सुनिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो भारत के जीडीपी के आंकड़े प्रस्तुत किए, उसको लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि ये आंकड़े भ्रामक हैं और इनकी विश्वसनीयता को कैटेगरी बी से एक मिनट, ना, अब आप फिर भ्रम फैला रहे हैं। आपने अभी क्या कहा? IMF ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है, और आप कह रहे हैं कि भ्रामक आंकड़े। ना, एक मिनट अशोक यादव, एक मिनट, आपको अपना बयान वापस लेना पड़ेगा। आपने कहा IMF ने कहा भारत ने, आप मुझे प्रमाण दिखाइए, नहीं तो मैं यहां पर बोल रहा हूं अशोक यादव झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, बोलिए, प्रमाण दिखाइए। आपने अभी कहा IMF ने कहा भारत की इकोनॉमी डेड है, बताइए कहां है? ये राहुल गांधी ने कहा, मैंने क्या कहा? ये ट्रंप ने कहा। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आपने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। मैंने कहा कि IMF ने, ये मैंने नहीं कहा कि IMF ने कहा कि आपने कहा विपक्ष नहीं कह रहा, IMF, आपने कहा विपक्ष नहीं कह रहा, IMF कह रहा है। तो IMF कह रहा है भारत की इकोनॉमी डेड है, जरा मुझे प्रमाण दिखाइए। नहीं, आप देखिए, IMF ये बात कर रहा है, उसके बाद मैंने ना इधर उधर मत भागिए अशोक यादव, इधर उधर मत भागिए, अपने बयान पर कायम रहिए। आपने कहा IMF ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है, दिखाइए प्रमाण, दिखाइए। देखिए है क्या, देखिए अशोक जी मेरी बात आप होने नहीं दे रहे हैं, दिक्कत है। अरे आपको मैं रोका ही नहीं, और आपको मैंने जहां पकड़ लिया वहां कह रहे होने नहीं दे रहा। आप मुझे प्रमाण दिखा दीजिए। एक मैं प्रमाण दिखा रहा हूं भाई। दिखाइए, चलिए दिखाइए, चलिए कौन सी खबर है? एक मिनट अशोक यादव दिखाइए, बोलिए कौन सी खबर है? IMF ने कहा भारत की इकोनॉमी डेड। एक मिनट रुकिए, अभी देखिए, अभी IMF ने कब कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है? मुझे बताइए, खबर बताइए, मैं अभी निकालता हूं। IMF ने इंडिया की इकोनॉमी को डेड कहा। चलिए आज इसी पर, अब मैंने इसीलिए कहा शुरू में कहा कि विपक्ष जो है बिना कुछ हुए भारत की इकोनॉमी डेड हो गई, भारत का मेक इन इंडिया फेल हो गया, भारत का फलाना हो गया, ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। आप लोग जिस तरह के बयान देते हैं वो भ्रमित करने वाले होते हैं, वो भारत विरोधी बयान होते हैं। इसीलिए मैंने कहा, अभी आपने अशोक यादव, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा कि IMF ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है। मैं अभी वो खबर निकाल के दिखा रहा हूं, कौन सी खबर है? IMF ने कब कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है? जबकि राहुल गांधी ने जरूर कहा था भारत की इकोनॉमी डेड है। IMF ने आज तक नहीं कहा भारत की इकोनॉमी डेड है। आरपी सिंह आप बोलिए, तब तक मैं खबर निकाल रहा हूं। खबर निकाल के अशोक यादव आपके पास आऊंगा। आरपी सिंह बोलिए। अभी हाल के IMF का बयान है कि उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास का एक प्रमुख इंजन बताया है भारत की इकोनॉमी को। ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि ये भारत की जो GDP ग्रोथ है 6.6 से लेकर 7.3 का रहने का अनुमान है, ये उनका बयान है। इनको क्या है कि ये जो सूट करता है उसके हिसाब से बात करते हैं, और इनके लिए तो हर चीज गलत है। इनको तो भारत की इकोनॉमी को डेड कहना ही कहना है, क्योंकि इनको नहीं दिख रहा कि आज 25 करोड़ लोगों को मोदी जी ने गरीबी रेखा से बाहर लिया है। ये नहीं देखेगा इनको ये नहीं दिखा कि आज जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं मोदी जी की, उसके चलते हुए किस प्रकार से गरीबों की चिंता हो रही है, और आज मिडिल क्लास किस प्रकार से बढ़ रहा है वो नहीं दिखेगा इनको। किस प्रकार से आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 11 लाख से 12.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, मुझे फैक्ट चेक जरूरी है। अशोक यादव ने कहा, विपक्ष ने नहीं कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, ये IMF ने कहा। और मैंने जब ये खबर डाली कि IMF सेड इंडियन इकोनॉमी डेड, तो मेरे सामने जो खबरें आई हैं वो मैं बता देता हूं। IMF फैक्ट चेक्स राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट। IMF ने फैक्ट चेक किया राहुल गांधी का, जब राहुल गांधी ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है। IMF ने डोनाल्ड ट्रंप का और एक मिनट रुकिए। IMF ने कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज डिसमिस्ड राहुल गांधी स्टेटमेंट। इंडिया इज नो लॉन्गर कैचिंग अप, इंडिया इज सेटिंग द पेस।
ये तमाम खबरें जो इस वक्त मेरे सामने हैं, जिसमें आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की है, और आप कह रहे हैं कि भैया आईएमएफ कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। एक मैं बता रहा हूं, उसको फैक्ट चेक कर लीजिए। बताइए बताइए। मैंने कहा कि आईएमएफ ने कहा कि भारत ने जो मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, गलत बोल रहे हैं आपने गलत। अब आप पाला बदल रहे हैं, अब आप स्टेटमेंट बदल रहे हैं, अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। जब अशोक यादव फंस गए तो अशोक यादव अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। अशोक यादव का शब्द था, और मैं अशोक यादव आपको आपके शब्द निकाल कर सुनवा सकता हूं। अशोक यादव ने कहा कि विपक्ष ने नहीं कहा, अशोक यादव ने कहा विपक्ष ने नहीं कहा कि भारत की इकोनॉमी फेल है, ये आईएमएफ ने कहा, ये अशोक यादव ने कहा। और मेरे पास ये तमाम बयान है, राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था। ये अशोक यादव फंस गए तो अब अशोक यादव पाला बदलकर कहीं और जा रहे हैं। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। सुनिए, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। अशोक यादव सुनिए, अशोक यादव आप फंस गए, आप फंस गए, अशोक यादव आप फंस गए सर, आप फंस गए, अशोक यादव 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 आप एक्सपोज हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं अशोक यादव, कुछ भी भारत के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचा कीजिए। आप फंस गए बुरी तरह से अशोक यादव, आप बुरी तरह से फंस गए अशोक यादव। आपने कहा भारत की इंडियन आईएमएफ ने कहा कि भारत की, और सुनिए 1 मिनट और सुनिए, भारत की इकोनॉमी पे लेकर जो विपक्ष सवाल उठाता रहा है, ये भारत की इकोनॉमी जो है दुनिया के जो है भारत की टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स, ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये अगेन जो है रिपोर्ट जो है भारत की रिपोर्ट नहीं है, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। अभी अशोक यादव आईएमएफ का जिक्र कर रहे थे ना, मैं आपको आईएमएफ की रिपोर्ट दिखाता हूं। बंद करिए इनके, बंद करिए, बंद। अब ये चिल्लाएंगे क्योंकि इनका झूठ पकड़ा गया। आप सुनिए, आईएमएफ के मैं स्टैटिस्टिक्स आपको दिखा रहा हूं। आईएमएफ क्या कह रहा है, टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल रियल जीडीपी 2026 में जो दुनिया की जीडीपी में जो ग्रोथ इंजन बने हुए हैं, आईएमएफ कहता है भारत उसमें दूसरे नंबर पर है। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, जिस आईएमएफ को लेकर अशोक यादव कह रहे हैं कि आईएमएफ ने कहा भारत की इकोनॉमी डेड है। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। पहले नंबर पर चीन है, जिसका वर्ल्ड जीडीपी में 26% हिस्सा है, और दूसरे नंबर पर भारत है, जिसका हिस्सा 17% है। आप कैसे, मतलब अपने झूठ को आप साबित करने के लिए वैश्विक एजेंसियों को भी झूठ उनका खींच लाते हैं। इतना तो कम से कम वैश्विक एजेंसियों के नाम पर तो इस तरह का फर्जीवाड़ा ना करें। बोलिए निखिल जैन। अशोक, एक छोटा सा करेक्शन, जो आईएमएफ का डेटा है वो ये कहता है कि इंडिया वर्ल्ड की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ में 17% का कंट्रीब्यूटर है, ना कि वर्ल्ड जीडीपी में 17% का कंट्रीब्यूटर हो। दूसरी बात जो अशोक जी ने कहा, ये बात पूरी प्रमाणित तौर पे है हिंदू की अखबार ना अशोक जी ने ना आगे बचाव में अशोक जी ने कहा कि आईएमएफ ने, अशोक जी ने कहा ये विपक्ष ने नहीं कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है, आईएमएफ ने कहा। क्या आईएमएफ ने कहा? उसका बचाव नहीं कर रहा हूं, नहीं उसका बचाव मैं नहीं कर रहा हूं। तो एक मिनट बताइए निखिल जैन, एक मिनट मैं आप ही से कर लेता हूं जय। क्या आईएमएफ ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है? नहीं, आईएमएफ ने राहुल गांधी ने कहा भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल गांधी ने एक संदर्भ में ये बताते हुए कहा कि किस तरीके से इंडिया में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, संदर्भ में कहा, किसने कहा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा भारत, लेकिन आईएमएफ ने एक और चीज कही थी, अशोक जी, आईएमएफ ने एक और चीज कही, इंडिया के जीडीपी और बाकी अकाउंट डेटा 4.19 ट्रिलियन इकोनॉमी है भारत की। भारत सरकार के जीडीपी के आंकड़ों को अविश्वसनीय बताया। सब क्या थी हालत देश की? सर, भारत सरकार के जीडीपी के आंकड़ों को अविश्वसनीय बताया। इसमें से है दिक्कत क्या है, सुनिए मैं एक मिनट रुकिए। दिक्कत पता है क्या है? भारत के विपक्ष के साथ दिक्कत यह है कि भारत में कुछ भी अच्छा होगा तो भारत के विपक्ष को वो इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि उसका क्रेडिट जो है वो भारत की सरकार के हिस्से में जाता है, इसलिए उनको कुछ भी भारत में अच्छा होगा उसको स्वीकार। और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि भारत में जो कुछ होता है और भारत में विपक्ष जो है उसकी एक नीति हो गई है कि अंध जो है विरोध करना है। अब ये देखिए जयराम रमेश का मैं ट्वीट आपको दिखाऊं क्या है। अब जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि ये जो डील है ये रातों रात इसलिए की गई है क्योंकि राहुल गांधी जो चीन का मामला उठा रहे थे उससे डर गए, इसलिए जो है रातों रात डील कर ली गई।
मतलब अब इस हद तक जो है जयराम रमेश इसको क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देर रात ट्रंप ने ऐसा लिखा वैसा लिखा, यह अनुरोध निश्चित रूप से ध्यान भटकाने वाली हेडलाइन बनाने के लिए किया गया है। मतलब ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी से सरकार डर गई है, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए, मतलब ध्यान भटकाने के लिए जो है अब जो है राहुल गांधी की खबरों पर जो है ट्रंप को मैनेज किया जा रहा है। आरपी सिंह जी, इतना डर गए आप लोग राहुल गांधी से कि राहुल गांधी के बयान को ढकने के लिए आप सीधा सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से हेडलाइन मैनेज करवा रहे हैं। अभी तक तो आप भारत के मीडिया से करवाते थे। ये कुछ भी कह सकते हैं। ये वही जयराम रमेश है जिन्होंने दोवल साहब से माफी मांगी थी कारवा के एक आर्टिकल को लेकर, उन्होंने कुछ कह दिया था, बाद में माफी मांगी। जिसको राहुल गांधी कल ट्वीट कर वो जिसको कोट कर रहे थे, जिस कारवा को ये कोट कर रहे थे, और वही कारवा मैगजीन है जिसने ये कहा था कि भारत की आर्मी श्रीनगर के अंदर अत्याचार करती है, और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको नोटिस इशू किया था। तो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी, और उसके कारण से राहुल गांधी की खुद की क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये सबको पता है। मतलब राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी आज वैश्विक स्तर पर और भारत के अंदर कितनी है, जो राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हो कि सिखों के साथ अत्याचार हो रहे हैं देश के अंदर, सिखों के साथ सिखों को पकड़नी बांधनी दी जा रही। अभी कोर्ट में मुकदमा किया, अभी जवाब देना पड़ेगा उनको इस बात का। चलिए ये सारे विषय तो एक सेकंड दीजिए, परंतु एक बार ये चेक करिए कि एफडीआई को रिटेल में किसने अलाउ किया था, जरा ये भी चेक करके बताना चाहिए। और ये जो एग्रीकल्चर को जो सब्सिडी कम करने की बात किसने की थी, ये जरा ये भी चेक करना चाहिए। और जनरली जो जीएम क्रॉप्स किसने अलाउ की थी भारत के अंदर, ये भी चेक करना चाहिए। असल में क्या है कि ये जो करे सब ठीक, और उसको हम ठीक करें तो फिर भी गलत, इनकी गलतियों को हम सुधारने की कोशिश करें तो भी हम गलत। मैंने कहा ना, आरईसीपी के हिसाब से, इनके हिसाब से ये तो आखिर पलके बिछाए बैठे थे आरसीपी के एग्रीमेंट के लिए, और उसमें हमारा देश के जो इकोनॉमी की जो हालत होती, जो हमारे लिए जो एमएसएमई के लिए दिक्कत होती, और जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए दिक्कत होती। ओके, चलिए सर, मेरे पास आज समय ही है, लेकिन मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि भाई जब ट्रेड डील के डिटेल्स सामने आएंगे तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो आरोप जो है उनकी सच्चाई क्या है देश के सामने होगी। तो मुझे लगता है अभी इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ा सा बचना चाहिए। विपक्ष का आरोप है सरकार छाती पीट रही है, तो इसीलिए विपक्ष की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि विपक्ष भी छाती पीटे। विपक्ष छाती पीट कर बताया नीतीश जी तो देश बिक गया। तो अगर इसी तरह की राजनीति हमको करनी है तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब डिटेल्स सामने आए तो उसके बाद जो है विपक्ष को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़े। इसलिए किसी भी चीज़ पर टिप्पणी करने से पहले डिटेल्स का इंतजार करना चाहिए। पर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में आपसे कल मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी